3 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच फैक्टर इज ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी पर्यावरण का कौन सा घटक है। तो इनमें से कौन सा घटक वो बाहरी पर्यावरण है। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, वो क्या होती है, तकनीकी जो प्रगति होती है, वो कोई भी बिजनेस होगा या कोई भी व्यापार होगा उसका बाहरी घटक होता है, वो कंपनी के अंदर नहीं होता है। वो चीज़ें बाहर जो डेवलप होती रहती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, बस उसको आपको अपनी कंपनी के अंदर लाना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अब मैं आपको समझाऊं कैसे। जैसे अब क्या हो गया, अब एआई का जमाना आ गया। पहले किसका जमाना था, कंप्यूटर का जमाना था। अब क्या आ गई, एआई आ गई। तो एआई है वो आपकी कंपनी में तो होगी नहीं डेवलप, वो तो बाहर किसी ने डेवलप किया है, चैट जीपीटी वगैरह और जो अलग अलग कंपनियां जो काम कर रही हैं वो, तो एआई बाहर डेवलप की हुई, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना है। समझ में आ गया। लेकिन वो डेवलप तो बाहर हुई ना, इसलिए वो क्या एक्सटर्नल फैक्टर है आपका, टेक्नोलॉजी एडवांस, तकनीकी प्रगति है वो। और बाकी की मार्जिनल स्टाइल मतलब प्रबंधी है, तो आप अपनी कंपनी को किस तरीके से प्रबंधन करते हो, ये स्टाइल किस में आती है आपको, कंपनी के अंदरूनी उसमें आती है। एम्प्लॉय अटेंडेंस, तो कर्मचारियों की जो उपस्थिति है, जो कर्मचारी आपकी कंपनी के अंदर आते हैं उनकी उपस्थिति आपकी कंपनी के भीतर ही होती है, आपकी कंपनी का ही उसमें लेन देन होता है। ऑफिस डिजाइन, तो कार्यालय का आप किस प्रकार का डिजाइन करते हो, ये भी इसका भी संबंध आपकी कार्यालय से ही होता है। अगले वाला प्रश्न है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, तो राजनीतिक पर्यावरण में शामिल है। तो राजनीतिक पर्यावरण में क्या चीज शामिल होती है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, सरकारी नीतियां हैं, वो आपकी राजनीतिक पर्यावरण में शामिल होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो गया। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसियां होती हैं वो सारी की सारी आपकी राजनीतिक पर्यावरण से संबंधित होती हैं। समझ में आ गया आपको। तो मतलब आपको पता है सरकार कोई भी नीति बनाई, जैसे इंडिया ने मेड इन इंडिया नाम का एक क्या क्या था, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें क्या गया, भारत में जितने बिजनेस हैं उनके प्रोडक्ट को बाहर उनको प्रमोट करना, बाहर इंडिया की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये राजनीति से संबंधित है, क्योंकि राजनेता होते हैं वही तो सरकार में नीतियां बनाते हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट की सरकारी नीतियां होती हैं वही राजनीति से संबंधित होती हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट द इंटरनेशनल बिजनेस थ्रू, तो आर्थिक व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित करता है। तो जो आर्थिक व्यापार होता है, पैसे का जो लेन देन होता है, वो इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे किस तरीके से प्रभावित करता है। तो किस तरीके से करता है, कर के माध्यम से। अब देखो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, वो किसकी बात कर रहा था कि मैं इस देश पर इतना टैक्स लगा दूंगा, इस देश पे इतना टैक्स लगा दूंगा। वो नीति लेकर आया कौन सी टैक्स की, रेसिप्रोकल टैक्स की। अब रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है, जितना जैसे भारत है, भारत अमेरिका की कोई कंपनी एप्पल का फोन यहाँ पर आ रहा है, तो उस पर हम 30% टैक्स लगाते हैं। समझ में आ गया। तो उस अब अमेरिका ने क्या किया कि भारत अगर 30% टैक्स लगा रहा है अमेरिका की चीजों पर, तो अब अमेरिका भी 30% टैक्स लगाएगा। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले अमेरिका का टैक्स है वो हमारे टैक्स से कम होता था। इसी को क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल के टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेशनल व्यापार है वो टैक्स पर निर्भर करता है। अब कहोगे सर टैक्स पर कैसे निर्भर करता है, तो जैसे कि आप एक बात समझो, दो फोन है, फोन ए फोन बी। फोन ए अमेरिका में बना है, फोन बी है वो इंडिया में बना है। अब क्या हुआ, फोन ए की डिमांड है, भाई ए है वो अमेरिका में ना थोड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और इंडिया वाला जो है उसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई। तो क्या क्या सरकार ने क्या नियम बनाया कि भाई सरकार को लगता है फोन ए के कारण हमारा नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से, तो इस पर उन्होंने क्या कर दिया, 20% टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया। मतलब अब जो चीज़ पहले 10,000 की आती थी अब वो कितने की आने लगी, 12,000 की आने लगी। अब भारत का है फोन भी, वो पहले भी 10,000 का था और अभी भी 10,000 का है। तो लोग क्या करेंगे, बहुत अधिक संभावना है कि जो फोन बी को ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे लोग। समझ आया भाई, कोई चीज़ की कीमत आपको ज़्यादा पड़ रही है और कोई चीज़ उसकी कीमत कम पड़ रही है, और जो चीज़ है मतलब कोई वस्तु वो भी समान सी है, बराबर क्वालिटी का, तो अपन क्या खरीदेंगे, सस्ती वाली खरीदेंगे ना। तो बस यही फर्क आ जाता है। तो कर की दरें बढ़ा दी जाती है, घटा दी जाती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो प्रभावित होता है। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रकार नहीं है, सही आंसर क्या होगा, पर्सनल डिपॉजिट। तो कोई व्यक्तिगत बचत होती है, क्या वो इंटरनेशनल बिजनेस से उसका कोई लेना देना होता है, नहीं होता है। हम अपने तरफ से कोई चीज़ का बचत करेंगे, पर्सनल बचत करेंगे, वो हमारी खुद की बचत होती है, दूसरों का क्या लेना देना इस चीज़ से। तो एक्सपोर्ट, आपके देश में कोई प्रोडक्ट आया तो इसका इंटरनेशनल से ही होता है, इंपोर्ट भी होता है, ई कॉमर्स होती है, जैसे अमेजोन हो गई,
ई कॉमर्स कंपनी है तो अमेरिका से संचालित होती है, लेकिन कार्य तो भारत में भी करती है। तो तीनों की तीनों चीज़ें, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ई कॉमर्स है, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल बिजनेस से संबंधित होती हैं। पर्सनल सेविंग है वो इससे संबंधित नहीं होती है। FDI स्टैंड्स फॉर, तो FDI की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि मैं हूँ, मैं चाहूँ कि मुझे दुबई में जाकर कुछ पैसे किसी बिजनेस में लगाने हैं, तो क्या होगा? उसी को क्या बोला जाता है? FDI बोला जाता है। मतलब कोई बाहर का आदमी भारत में या किसी आपके खुद के देश में आकर पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। उसी की फुल फॉर्म होती है FDI। इंपोर्ट मीन्स, तो आयात का अर्थ क्या होता है? तो आयात का अर्थ क्या होता है? बाइंग फ्रॉम अनदर कंट्री। तो किसी अन्य देश से आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है? आपको इंपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कोई अन्य देश है, दूसरे देश से आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदा, उसी को आपने आयात के नाम से जानते हैं, इंपोर्ट के नाम से जानते हैं। विच कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भाग कौन सी कंपनी नहीं है? तो सही एग्जांपल होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ कोरिया है, वो WTO का भाग नहीं है। बाकी अमेरिका, भारत और कनाडा है, वो सारे के सारे क्या भाग है। और लगभग देश कोई भी इसमें आए तो कर देना, बस नॉर्थ कोरिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं पूरी दुनिया के। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध। नॉर्थ कोरिया, उस पर किम जोन है, वो वहाँ का तानाशाह है, इसलिए उसको WTA व्यापार करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया है उसकी नीतियों की वजह से। तो इसका सही आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर सी है, वो WTO का भाग नहीं है। इसका आंसर में ऑप्शन में यही आपको उत्तर मिलेगा अगर प्रश्न आ गया तो। ए जॉइंट वेंचर इज फॉर्म्ड बिटवीन, तो संयुक्त उद्यम कितने लोगों के बीच में होता है? तो कितने लोगों के बीच में होता है संयुक्त उद्यम? भाई इकट्ठी बात है कि संयुक्त की, तो दो आदमी तो कम होगा ना, बस उद्यम मतलब बिजनेस, तो दो लोगों के बीच में बिजनेस उसी को संयुक्त उद्यम कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अपन रिवाइज करेंगे यूनिट नंबर जो आपकी 2 है उसको। व्हाट इज द इंटरनेशनल बिजनेस, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होता है, तो वही सेम पर्सन रिपीट हो गया ये, लेकिन कोई नहीं, दो देशों के बीच में व्यापार को इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। एक नई डेफिनेशन है, दो देशों के व्यापार का को इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। बॉर्डर पार कोई बिजनेस हो उसको भी इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। अगले वाला पर्सन है, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, लाइसेंसिंग भी होता है, फ्रेंचाइजी भी होता है, लेकिन खुदरा डोमेस्टिक जो रिटेलिंग है वो नहीं होता है। आप देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होता है, ये तो सबको ही पता आपको। लाइसेंसिंग, तो जैसे मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी यूनिवर्सिटी चैंपियन, मान लिया कोचिंग खोल ली मैंने, और अब वो क्या हो गई, वही कोचिंग मैं अब कहाँ पर खोलना चाहता हूँ, वही कोचिंग अमेरिका, ब्रिटेन और आपके जो एशिया के और ये समझ लो श्रीलंका में खोलना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, कोई वहाँ के व्यक्ति को हायर किया और उसको लाइसेंस दे दिया, और वो क्या कर दिया, अब उसने मेरे नाम से वहाँ पर कोचिंग खोल ली। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंचाइजी के नाम से भी जाना जाता है और लाइसेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ में आ गया आपको? जो मैंने दी है मेरे अधिकार के थ्रू मेरे नाम से खुलेगी वो फ्रेंचाइजी है, और लाइसेंसिंग जो मैंने लाइसेंस दिया कि भाई आप जाके वहाँ पे खोल सकते हो, या कोई वहाँ की देश है वो मेरे को लाइसेंस दे दे कि वहाँ पे जाके आप अपनी जो बिजनेस है उसको खोल सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है? फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग के नाम से जानता है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें इंटरनेशनल बिजनेस से संबंधित हैं। लेकिन घरेलू शब्द आ गया तो आपको पता भाई अपना देश की बात होगी, यदि तो घरेलू शब्द आओगे तो बस इसको टिक मार के आ जाना आपको, घरेलू से संबंधित आ जाए तो। फ्रेंचाइजी जो टाइप ऑफ, तो फ्रेंचाइजी किसका टाइप होता है? इंटरनेशनल व्यापार का। तो जहाँ पर आप मैकडोनाल्ड देखते हो, हीरो होंडा, सैमसंग, जितने भी बाहर की कंपनियां, ये किसके थ्रू यहाँ पे भारत में काम कर रही हैं? फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट के तहत कार्य कर रही हैं। तो जहाँ जैसे कि आपका एक व्यापार है, अब आपने क्या किया, आपका व्यापार जयपुर शहर में, अब आपका अच्छा जयपुर शहर में आप अच्छे पॉपुलर हो गए, तो अब आपने क्या सोचा, आपने जयपुर, उदयपुर या फिर और अधिक और जगह अपनी दुकानें खोलने की सोची। लेकिन अब वहाँ पर आप क्या करोगे, आप खुद तो सारी जगह नहीं पहुँच सकते, सब सारी जगह आप तो सामान नहीं पहुँचा सकते, तो आप क्या करोगे, वहाँ के लोगों से कॉन्टैक्ट किया, उसमें से कोई एक व्यक्ति इच्छुक हुआ कि भाई मैं खोलना चाहूँ, थारे फ्रेंचाइजी नाम हो, अच्छे पॉपुलर है, चला है ना, क्या कर दिया आपने, उसको क्या कर दिया, अपना नाम, लोगो और सेम टू सेम प्रोडक्ट जो आप बनाते हो वो यूज कर सकते हो। बस आपका जितना प्रॉफिट होगा, लेन देन आप करोगे, वो सब कुछ आपका होगा, बाकी सारी चीजें आपको फिक्स मेरे नाम का यूज करने की कुछ 10,000 20,000 रुपये आपको देने होंगे। उसी को फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छी सी चीजें। ए मेजर बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख लाभ क्या होता है? तो क्या लाभ होता है? एक प्रमुख लाभ वैश्विक बाजार तक पहुंच, एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, मतलब आपकी पहुंच है वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है, आप सारी दुनिया में अपना नाम कर सकते हो। तो इसी को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये लाभ होता है कि आप है वो सारी दुनिया में आपका नाम हो जाता है इस चीज़ से।
5 नंबर प्रश्न की बात करूँ, लाइसेंसिंग मीन्स, तो लाइसेंसिंग होती है वो किससे संबंधित होती है, वो संबंधित होती है गिविंग राइट टू यूज ब्रांड और प्रोडक्ट। तो किसी भी ब्रांड या उत्पाद का प्रयोग करने का अधिकार देना लाइसेंसिंग के नाम से जाना जाता है। तो मतलब आप कोई भी, जैसे एडिडास है, अब एडिडास ने लाइसेंसिंग दे दिया किसी व्यक्ति को कि आप उसके ब्रांड व उपयोग, ब्रांड का नाम और उसका जो उत्पाद है, उसके जो प्रोडक्ट है उनको यूज कर सकते हो, उसी को लाइसेंसिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, विच इज ए सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर इन द इंटरनेशनल बिजनेस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सी सामाजिक मानसिक कारक है, तो कौन से होते हैं, सांस्कृतिक वैल्यू, कल्चरल वैल्यू जो है वो होती हैं। तो देखो सामाजिक मानसिक, इसमें कल्चरल वैल्यू क्या होगी, कोई भी देश है, जैसे भारत है, भारत का खाना अपने भोजन से लेंगे अपन, भारत में कैसा भोजन चलता है, अपना शुद्ध शाकाहारी भोजन ज़्यादातर चलता है। अब पिज्जा हो गए, बर्गर हो गए, वो जैसी चीज़ें आज के समय तो हम खाने लगे, लेकिन आज से 10 से 15 साल पहले सोचो, कोई पिज्जा बर्गर की दुकान लगाता तो क्या वो जल्दी से चलती, नहीं चलती। क्यों? क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, उसमें कोई भी कंपनी है, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी आ रही है, तो वो यहाँ पर अगर कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो उस देश के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। अब थे एक बात सोचो भारत में अगर गुच्ची आके अपना वो खोले, स्टोर खोले गाँव में, थाला गाँव में, थार शहर में, जयपुर में, कितना लोग गुच्ची का प्रोडक्ट खरीदनी, कौन खरीद सके? क्यों? क्योंकि हमारे देश में लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, मतलब सभी लोगों के पास, इन जनरल बात बताऊँ मैं आपको, कि वो इतना महंगा प्रोडक्ट खरीद सकें। तो लोग क्या करते हैं, तो उसको क्या करना, उसको वही प्रोडक्ट है थोड़ा सस्ते में बनाने होंगे। समझ में आ गया? अब ऐसे देख लो, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ की हैं, चाइनीज चीज़ें हैं, लेकिन अब अपने भारत में आई हैं वो सब फूड, तो उसमें उनका भारतीयकरण देखने को मिल गया। वहाँ पर आपको जो मतलब क्या पर मीट वगैरह ज़्यादा डाला जाता है, नॉनवेज ज़्यादा डाला जाता है, और उनका बनाने का तरीका भी अलग है। लेकिन भारत में कैसे मिलने लगी, वेजिटेबल वाली चीज़ें मिलने लगी। तो समझ में आ गया ना आपको? जो विदेशी चीज़ होती है उसको भारतीय या कोई भी देश में आके उसके संस्कृति के हिसाब से चीज़ें बनानी होती हैं, वही क्या कहलाती है, सोशियो और साइकोलॉजिकल फैक्टर के नाम से जानी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनेशनल बिजनेस। तो कौन से कानूनी कारक है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं? तो कौन से करते हैं? एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो मैंने पहले बता दिया था, आपको जो टैक्स वगैरह होते हैं वही क्या होते हैं, ड्यूटी वगैरह होती है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, वही जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक्सपोर्ट ड्यूटीज है, निर्यात शुल्क हैं, वही आपको प्रभावित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार को। 8 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक वातावरण में क्या शामिल होता है? तो राजनीतिक वातावरण में क्या शामिल होता है, सरकार की नीतियां और स्थिरता। तो सरकार जो भी नीति बनाती है वो क्या हो गया, वो दो प्रकार से होती है, क्या तो उद्योगों को बढ़ावा देंगी या फिर उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगी। तो उद्योगों को अगर कोई सरकार वो बढ़ावा देगी तो इससे क्या होगा, उद्योगों को फायदा होगा, और अगर नहीं देगी बढ़ावा तो क्या होगा, इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अब सरकार क्या करती है, इंटरनेशनल विदेशों में जा जाकर भारतीय चीज़ों को क्या करती है, प्रमोट करेगी। तो प्रमोट करेगी तो इसलिए इससे क्या होगा, भारतीय जो व्यापार है उनका ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे राजनीतिक वातावरण और स्थिरता में इंटरनेशनल बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस समय हमारी सरकार ने क्या कर रखा है, पाकिस्तान के जितना भी लेन देन था उसको बंद कर रखा है, बांग्लादेश के साथ भी हमने कम कर दिया। क्यों? उसके साथ वो भारत के खिलाफ उनका व्यवहार अब चेंज हो गया है। समझ में आ गया? पहले की सरकार थी शेख हसीना की, तो हम कितना ज़्यादा व्यापार क्या करते थे। तो सरकार की नीतियाँ हैं वो बहुत अधिक प्रभावित करती हैं हमारे व्यापार को, जो इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको। एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फैक्टरीज। तो आर्थिक वातावरण का एक उदाहरण है। तो आर्थिक वातावरण का क्या उदाहरण होता है, जीडीपी है, घरेलू सकल जो उत्पाद है वही क्या आपका है, वो इन्वायरमेंट को, आर्थिक वातावरण है उसको प्रभावित करता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करूं, इंपोर्टिंग मीन्स। तो इंपोर्टिंग क्या होती है, आयात करने का अर्थ। तो आयात करने का अर्थ क्या होता है, किसी भी देश को माल लाना। तो आयात इंपोर्ट करना, इन से याद कर लो आप, इंपोर्ट को किससे याद करो, इन से याद कर लो। इनका तो अर्थ बताओ आपको, अंदर आना। समझ में आ गया? इनका अर्थ क्या होता है, अंदर आना। तो कोई भी चीज़ अंदर आ रही है, अब अंदर कहाँ आएगी, अपने देश में आएगी। बाहर से कोई चीज़ अंदर आती है ना, तो यही होता है कि बाहर का जो प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल का फ़ोन समझ लो, तो एप्पल का फ़ोन कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। इसको ऐसे भी, अगर इनसे भी आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो ऐसे याद कर लो, इंडिया से याद कर लो, इनको इंडिया से याद कर लो। कोई भी बाहर की चीज़ है वो इंडिया में आ रही है, अंदर आ रही है, भारत के अंदर आ रही है। समझ में आ गया आपको?
तो आयात का अर्थ किसी क्या होता है, किसी देश में माल को लाना। या आपकी यूनिट नंबर 2 उसको रिवाइज करा दिया मैंने। अब यूनिट नंबर 3 की तरफ पहुंचेंगे अपन। व्हाट इज एक्सचेंज रेट? तो एक्सचेंज रेट क्या होती है, विनिमय दर क्या होती है? तो विनिमय दर होती है प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर। तो एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा से, मतलब आज के समय $1 की वैल्यू कितनी है, लगभग 85 के आसपास मान लो आप, अप्रोक्स 85 मान लो, इतने रुपए के। तो आपको 85 रुपए देने होंगे भारत के, एक एक रुपया सिक्का 85 मिला के दोगा ना कोई बैंक में, जना वो $1 था मिला को। तो समझ में आ गया, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ तुलना करने पर उसकी कितनी कीमत होती है, उसी को क्या कहा जाए, विनिमय के नाम से जाना जाता है, एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? द सिस्टम वेयर एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाईज। तो जहां विनिमय दर मांग और पूर्ति के आधार पर होती है, वो क्या कहलाती है, वह प्रणाली क्या कहती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मतलब अब भारत का बाजार है ना, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर ही कार्य करता है। मतलब भारत में कितनी, जैसे भारत में क्या होता है, भारत का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो डॉलर पर ज़्यादा निर्भर करता है। मतलब हम चाहे इंपोर्ट करें चाहे एक्सपोर्ट करें, हम किस में करेंगे, तो डॉलर में करेंगे। तो डॉलर की क्या है, डिमांड ज़्यादा है, और रुपए की डिमांड क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, कम है। तो इसलिए डॉलर है उसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, वो ज़्यादा महंगा होता चला जाएगा और भारतीय रुपया कम होता चला जाएगा। तो क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मांग और पूर्ति पर। तो मांग अगर डॉलर की ज़्यादा बढ़ गई, इंटरनेशनल बाजार में जो व्यापार ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर मांग कम हो गई तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, ये किस प्रकार की होती है, फ्लेक्सिबल हो, मतलब कम बत्ती कोई चीज़ होती है बात है मेरे, फ्लेक्सिबल हुई है, लचीली हुई है, बस आइए याद कर लो, या भी तरीकों में याद नहीं हुआ तो। इन फिक्स एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट आर, तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट होती है ना, वो किस पर निर्भर करती है, सरकार पर निर्भर करती है। अब चाइना है, चाइना की जो बिजनेस होते हैं, चाइना की जो वैल्यू होती है वो किस पर निर्भर करती है, सरकार पे करती है। सरकार चाहे तो क्या कर देती है, पैसे की वैल्यू घटा देती है, सरकार चाहे तो घटा देती है। अब इंडिया में भी 1992 से पहले यही नियम था, लेकिन उसके बाद में हमें उस चीज़ों को बदल कर क्या करना पड़ा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर लाना पड़ा। समझ में आ गया आपको? मुझे पता, हाँ वापस बता दूंगा मैं आपको। स्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर क्या होगी, एकदम स्थिर रहेंगे, और किस पर निर्भर करेंगे, सरकार पर निर्भर करेंगे। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपया मीन्स, रुपये की परिवर्तनशीलता किससे संबंधित होती है, तो किससे संबंधित होती है, विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र विनिमय, फ्री एक्सचेंज फ्रॉम फॉरेन करेंसी। तो विदेशी जो आपके पास मुद्रा है उसको अपने हिसाब से आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है, कन्वर्टिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत है, पैसे देकर डॉलर खरीदता है, युआन खरीद रहा है, रुबेल खरीदता है, जो विदेशी एक्सचेंज पाउंड खरीदते हैं व्यापार करने के लिए, उसी को किस नाम से जाना जाता है, कन्वर्टिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हेन वाज रुपीज मेड ए पार्शियली कन्वर्टेबल ऑन करेंसी अमाउंट, मतलब रुपया करंट अमाउंट पर आंशिक रूप से कब परिवर्तित हुआ, तो कब हुआ था, 1991 में। तो मैंने बताया था ना 1991-92 में क्या किया गया था, भारत को जो रुपया है उसको पार्शियली कन्वर्टेबल बनाया गया था। मतलब हमारा जो बिजनेस प्रणाली है वो डिमांड सप्लाई पे निर्भर करेगी, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की वैल्यू क्या है, डॉलर की वैल्यू घटती बढ़ती है, उस आधार पर चीज़ें निर्भर करेंगी। फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज अलाउ, तो अगर कोई भी रुपया उसकी पूर्ण परिवर्तनशीलता है, वो किस चीज़ की अनुमति देती है, मुद्रा के स्वतंत्र प्रभाव पर। मतलब किसी भी देश की मुद्रा आ जा सकती है, हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होती है, भारत में पार्शियल है, मतलब कुछ हद तक चीज़ें सरकार के हाथ में भी होती हैं, और कुछ हद तक चीज़ें हैं वो बाजार के हाथ में भी होती हैं। समझ में आ गया? और जहाँ पर फुल कन्वर्टेबिलिटी होती है वहाँ पर क्या होगा, कोई सरकार के हाथ में बिल्कुल भी चीज़ें नहीं होगी, सब कुछ बाजार के हाथ में ही रहता है। जैसे अमेरिका वगैरह की जो करेंसी है वो इस चीज़ पे काम करती है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड टू, तो डी मुद्रा का अवमूल्यन किससे संबंधित होता है, इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट है उसका जो एक्सपोर्ट बढ़ गया तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ गया है तो क्या होगा, डीवैल्यूएशन हो जाएगी, चीज़ों की जो वैल्यू है वो घट जाएगी करेंसी की। विच बॉडी डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट इन फ्लेक्सिबल सिस्टम, तो लचीली प्रणाली में आपका विनिमय दर कौन तय करता है, तो कौन तय करेगा, बाजार बल, मार्केट फोर्स, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है। मैंने बताया था लचीली चीज़ें हैं तो बाजार ही निर्धारित करेगा भाई आपको, जो लचीली प्रणाली में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लचीली प्रणाली में मार्केट है, जो बाजार है, तो वो तय करता है कि एक्सचेंज रेट क्या होंगी। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, स्थिर विनिमय दर को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है,
पैक्ड सिस्टम के नाम से, पैक्ड प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। पैक्ड प्रणाली है उसको स्थिर विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, लचीली विनिमय दर की क्या नहीं होती है? तो क्या होती है? हाई वोलेटिलिटी, उच्च अस्थिरता देखने को मिलती है। मतलब लचीली दर होगी, उसमें क्या होगा? बाजार आपको पता है डिमांड सप्लाई तो हर रोज चेंज होती है, तो हर रोज जो रुपए की वैल्यू है वो घटेगी बढ़ेगी, पैसे करेंसी है वो डाउन होगी नीचे होगी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस चीज़ में। इसीलिए पार्शियल सही रहता है। कुछ चीज़ें सरकार भी कंट्रोल में कर लेती है और कुछ चीज़ें आपकी जो बाजार तय करता है। तो इससे क्या होता है? चीज़ें बदलती भी हैं लेकिन समय के अनुसार बदलती हैं। आपको समझ में आ गया सही चीज़, सारी की सारी चीज़ें। मैं आपको यूनिट नंबर जो थर्ड है उसका रिवीजन करा दिया। बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन सा एशियान देश का सदस्य नहीं? तो कौन सा नहीं है? भारत है वो एशियान देशों का सदस्य नहीं है। तो ये आपको ऐसा कैसा याद कर लेना है, साउथ एशियन देशों की जो कमेटी होती है, मतलब दक्षिण एशियन देश होते हैं, एशिया के देश होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया संगठन होता है, इसमें भारत सदस्य नहीं है। सार्क वॉज फॉर्मड इन, तो सार्क किस देश कब बना था? तो सार्क देश है, ये भी साउथ एशिया का ही होता है। ये कब बना था? 1985 में बना था। तो अच्छे से याद कर लेना, इनके आपके डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर्सन आएगा। तो 1985 में सार्क बना था। द फुल फॉर्म ऑफ एशियन, तो एशियन देशों की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनका क्या होता है? एसोसिएशन है, संगठन को क्या बोला जाता है? एशियान के नाम से जाना जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली जो फुल फॉर्म है, अच्छे से याद कर लेना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एफडीआई इनफ्लो बूस्ट, तो एफडीआई में प्रभाव कैसे पड़ता है? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, विदेशी लोग हैं वो भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे क्या होगा? एफडीआई है उसका जो लेन देन है वो बढ़ेगा, घरेलू निवेश है वो बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा इस चीज़ से। अगले वाला प्रश्न है ग्लोबलाइजेशन प्रमोट, तो ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ को बढ़ाता है? राष्ट्रों के बीच निर्भरता को, इंडिपेंडेंस अमंग नेशन, तो देश होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इस चीज़ को बढ़ाता है क्या? ग्लोबलाइजेशन है वो इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वैश्वीकरण, मतलब एक देश है वो दूसरे देश के व्यापार पर निर्भर करता है, उसी को क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। और आज के समय ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़िया, इसलिए तो अमेरिका क्या करता है? सभी लोगों को धमकाता रहता है कि भाई मैं आप पे इतना टैक्स लगा दूंगा, इतना टैक्स लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि सारे देश है वो अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा होता है। यूरो करेंसी का बाजार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विदेशी मुद्राओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण जमा करना। तो हर देश को आपको पता है भाई, जो मैंने बताया था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेन देन किस में होता है? रुपए में नहीं होता है, डॉलर में होता है, या फिर जो पाउंड हो गया उसमें होता है, या फिर जो चाइना की करेंसी है युआन में होता है, या फिर आपको रूबेल जो रशिया की करेंसी है उसमें होता है, या फिर जो अरब की करेंसीज में भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली डॉलर, पाउंड और युआन में, इनमें से होता है। होगा उसी को क्या बोला जाता है? यूरो करेंसी के नाम से जाना जाता है। जो विदेशी मुद्राएं उनको जमा करने के नाम से जानते हैं। अगले वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क देशों का उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य होता है? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना। मतलब जो साउथ एशिया के देश हैं, जो दक्षिण एशिया के देश हैं, उनके बीच में एक दूसरे का जो सहयोग है उसको बढ़ाने को क्या कहा जाता है? आपको किस नाम से जानते हैं? आपको क्षेत्रीय संगठन उनको बढ़ाने का कार्य करता है वो। अगले वाले बात करूं मैं, मानव संसाधन विकास में क्या शामिल होता है? तो मानव संसाधन विकास में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या शामिल होता है? शिक्षा और कौशल का विकास करना। मतलब आपका एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है, वो सब चीज़ें आपकी मानव विकास में आएंगी। क्यों? मानव के संसाधन कहते हैं भाई, कोई आदमी के संपदा है, शिक्षा और स्किल होगी तो वही क्या हो, कोई देश है डेवलप करेगा। कोई देश जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगा, उसके पास उनके लोगों के पास जितनी ज़्यादा स्किल होंगी, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा वो देश विकसित होगा। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, वैश्वीकरण की एक प्रमुख चुनौती है। तो क्या चुनौती होती है? जॉब का डिस्प्लेसमेंट होना। मतलब जो रोजगार होता है वो बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, भारत में कोई विदेशी कंपनी आ गई, अब उसने क्या कर लिया? उसने भारत की चीज़ों को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या जॉब में कमी आने लग जाएंगी। जैसे दो चीज़ें थी, ऐसे समझो। अब इलेक्ट्रॉनिक का सामान कहाँ से बनता है? इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाइना से ज़्यादातर आता है और इंडिया में कम होता है। तो अब क्या होता है? कोई इंडिया की कंपनी थी, वो उसका तगड़ा नाम था, अब क्या हो गए, लोग चाइना से वो चीज़ लाकर यहाँ पर बेचने लग गए। तो अब क्या हो, जो अपनी भारत की इंडिया की कंपनी थी, वहाँ के कर्मचारियों को तो क्या करेगा? अब ज़्यादा माल नहीं बिकेगा तो उनको हटना पड़ेगा। तो यही है आपका ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? जॉब चले जाते हैं इससे।
किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का कार्य सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व माना जाता है। कब माना जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना। तो क्या करेगी, मतलब एमएनसीज होती है, उनका क्या कार्य होता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में अपना कुछ पैसा है जो उतना वो कमाती है, उसमें कुछ लोग जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें उनके बच्चों की शिक्षा के लिए। अगला वाला प्रश्न है, विच कंट्री रिसीव हाईएस्ट एफडीआई इन साउथ एशिया? तो कौन करती है? भारत है, वो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कैरी करती है साउथ एशिया में। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाता है? और देशों के द्वारा भारत में किया जाता है एफडीआई के द्वारा। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा भारत में व्यापारिक पैसा आता है विदेशों से। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरो करेंसी? तो यूरो करेंसी की क्या विशेषता होती है? तो क्या होती है? लेस रेगुलेटेड डिपॉजिट, कम नियंत्रित जमा, मतलब कम, इसको कम जमा किया जाता है, कम मात्रा में जो जमा किया जा सकता है इसको। अगले वाला प्रश्न है, एशियन देश की सदस्यता क्या लाभ होता है? संयुक्त सदस्यों के बीच में मुक्त व्यापार, मतलब एशियन देश की अगर सदस्यता है तो आपको क्या कर सकते हो? टैक्स फ्री वहां पर आपको ट्रेड करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये तो थी आपकी यूनिट नंबर 4। तो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट से संबंधित आपके जितने भी जो प्रश्न थे मैंने उनको जो यूनिट है उनको रिवाइज करवाया है। और आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के बीच में जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।